गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम चेकआउट करेंगे 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज जिन्होंने काफी बड़े लेवल पे रिसेंटली केपेक्स किया है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट केपेक्स दोस्तों करंटली लाइव जा चुके हैं और आपको आने वाले क्वार्टर्स में इनका इम्पैक्ट कंपनीज के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देख रहा है जो मैं अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। मेंबरशिप लेने के बाद आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने रिसेंटली भी यहाँ पे लास्ट वीक एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो आपके लिए पोस्ट की है, तो उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैंने कंपनी के बिजनेस को आपको काफ़ी डिटेल में समझा रखा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एफएमसीजी कंपनी है जिसके अंदर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड्स दिखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों मैंने पिछले कई महीनों में आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस जो स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कवर किए हैं, ये सब मेंबरशिप टैग के अंदर पोस्ट किए हैं। तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लीजिए और ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मेंबरशिप टैग में जाके देखिए। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे एक और इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है। अगर आप लोग चैनल के प्लेटिनम इन्वेस्टर बनेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में यहाँ पे टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज में जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी बड़े लेवल पे केपेक्स किया है। तो दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल। लेकिन मैं फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन देने से पहले बता दूं, हमारी आज की वीडियो कोई भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है, क्योंकि इन सारी कंपनीज के ऊपर मैं पहले ही आप लोग के लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपको इन सारी कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप मेरी चैनल की फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। उसके अंदर आपको इन सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे यहाँ पे बेसिक कंपनी के बिजनेस के बारे में और साथ में कंपनीज हैं जो केपेक्स किया है रिसेंटली, और रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैपेसिटी इनकी ऑनलाइन आई है। तो आज की हमारी दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल। आप सब लोग को पता होना चाहिए एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो अगर आप देखिए कंपनी करंटली यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है और इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे रैंप अप किया है अपनी दिल्ली और फरीदाबाद के हॉस्पिटल को। सबसे पहले देखिए इसका जो फरीदाबाद का हॉस्पिटल था सेक्टर 20 में, ये आपको यहाँ पे खुलता हुआ दिखा था सितंबर 25 में। ये 400 बेड का दोस्तों हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल पता होनी चाहिए अगर आप लोग किसी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल बिजनेस को स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दोस्तों आंकड़ा होता है जिसे आप ARPO भी कह सकते हैं, यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के बिजनेस को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो कंपनी का जो 400 बेड्स का हॉस्पिटल है इसमें आपको करंटली एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड दिख रहा है 36,000 का। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कुछ और बेसिक डिटेल देखें, कंपनी ने जो एक्विजिशन किया था सेक्टर 20 में फरीदाबाद हॉस्पिटल का, इससे पहले भी कंपनी एक इंपॉर्टेंट ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर हॉस्पिटल को एक्वायर कर चुकी थी। तो ये दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल की पोजीशन को फरीदाबाद और उसके आसपास के रीजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों लेटेस्ट जो मंथली रेवेन्यू रेट था जो कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट में इन्फॉर्म किया था, तो यहाँ पे दोस्तों आपको करीबन 7 to 8 करोड़ के आसपास कंपनी जनरेट करती हुई दिखी थी विद इन 3 मंथ अपने ऑपरेशंस के। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है दोस्तों, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 7 to 8 करोड़ जनरेट कर दिए थे। अब जब आपको यहाँ पे अगले क्वार्टर्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता हुआ दिखेगा और ज़्यादा मंथ्स के लिए कंपनी देखिए काम करती हुई दिखेगी, क्योंकि ये सितंबर 2025 में खुला था हॉस्पिटल, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में इसका इंपैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपनी का देखिए एक्सपेंशन है, इसमें आपको मॉडल टाउन न्यू दिल्ली के अंदर एक और हॉस्पिटल दिखेगा यहाँ पे 300 बेड्स का हॉस्पिटल है। ये आपको खुलता हुआ दिखा था जुलाई 25 में। तो वैसे तो दोस्तों ये हल्का सा पुराना है, सितंबर से जुलाई में खुला है ये, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं खाली 6-7 महीने पुराना यहाँ पे एक्सपेंशन है कंपनी का। तो ये हॉस्पिटल दोस्तों केटर करेगा मॉडल टाउन न्यू दिल्ली के आसपास रेजिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी का लेटेस्ट जो रेवेन्यू का रेट था इस हॉस्पिटल से 4 मंथ के ऑपरेशन में, क्योंकि क्वार्टर 3 के जब तक कंपनी के रिजल्ट आए थे तो 4 मंथ का ही पीरियड हुआ था इसे खुले हुए,
तो यहाँ पे आपको 5 करोड़ का दिखेगा। तो ये भी दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव बात है कि कंपनी ने यहाँ पे 4 मंथ के ऑपरेशन में ही 5 करोड़ के आसपास इस हॉस्पिटल से जनरेट करने की शुरुआत करी थी। यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। जो एवरेज रेवेन्यू पर हॉस्पिटल बेड है, ये आप लोगों को इस हॉस्पिटल से करीबन 40K का दिखेगा, यानी 40,000 का। तो अगर आप देखें विद इन फर्स्ट फुल क्वार्टर ऑफ ऑपरेशन, जो फरीदाबाद सेक्टर 20 का हॉस्पिटल है और न्यू दिल्ली का जो हॉस्पिटल है, इसने जनरेट किया कंपनी के लिए 279 मिलियन रुपीज़ और ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया 9% का। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है दोस्तों। इनिशियल देखिए ऑपरेशन शुरू होने के बाद ही कंपनी के यह हॉस्पिटल 9% कंपनी के टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने लग गए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं इससे भी लेटेस्ट यहाँ पे जो कंपनी ने एक्विजिशन किया है। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन किया है आगरा के हॉस्पिटल का फरवरी 26 में। तो इसका इंपैक्ट आपको कंपनी के Q4 FY26 के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों एक वेल स्टेब्लिश्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे अगर आप देखें इसकी बेड कैपेसिटी 250 बेड्स की है। यहाँ पे 100% का कंपनी का स्टेक है इस हॉस्पिटल में। ये कंपनी ने एक्वायर किया था 260 करोड़ के प्राइस पे। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों इंटीग्रेट किया है इसको फरवरी 1 2026 में, और इसने दोस्तों कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है मीनिंगफुली बहुत एबिटा और यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में पहले दिन से। तो दोस्तों इस हॉस्पिटल की जो लोकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आगरा उत्तर प्रदेश में है, NH-19 हाईवे पे। यहाँ पे नियर बाय जो कैचमेंट एरिया है दोस्तों, यहाँ पे अंडर पेनिट्रेटेड है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी क्वालिटी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। साथ में प्रॉक्सिमिटी में क्लोज यमुना एक्सप्रेसवे के जो कनेक्ट करते हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा को आगरा से। तो यहाँ पे सर्व करेगा दोस्तों एज अ फीडर टू ग्रुप हॉस्पिटल्स फॉर ऑन्कोलॉजी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। तो ये कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली देखिए इस लोकेशन पे इस हॉस्पिटल को खोला है। अगर आप देखिए इसके आसपास आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस दिखेंगी इसके आसपास के एरिया में आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आगरा पे जहाँ पे हॉस्पिटल खुला है, तो इसके आसपास आपको फिरोजाबाद दिखेगा, उसके बाद भरतपुर दिखेगा, मथुरा दिखेगा, हाथरस दिखेगा। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट लोकेशन दिख रही है आपको। इसके अलावा दोस्तों इससे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखिए फरीदाबाद के अंदर भी आपको और न्यू दिल्ली का हॉस्पिटल जो कंपनी का है वो भी दिखेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया NH-19 हाईवे में जो यमुना एक्सप्रेसवे है ये कनेक्ट करता है ग्रेटर नोएडा को आगरा से। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो दोस्तों हम देखते हैं किस हिसाब से कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से पिछले 4-5 सालों में एक्सपेंशन कर रही है। तो अगर आप देखिए कंपनी की जर्नी यहाँ पे दोस्तों, तो कंपनी के 3 हॉस्पिटल थे FY21 में। तो इसका हॉस्पिटल आपको एक दिखेगा ग्रेटर नोएडा के अंदर। इसके अलावा आपको दूसरा हॉस्पिटल दिख रहा था इसका न्यू दिल्ली के अंदर, और तीसरा हॉस्पिटल आपको दिख रहा था इस कंपनी का यहाँ पे नोएडा के अंदर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल थे। अगर आप देखिए किस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे थे FY21 में, तो यहाँ पे आपको जो ग्रेटर नोएडा का हॉस्पिटल था ये 35% कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल था दोस्तों नोएडा का, ये 30% कंट्रीब्यूट कर रहा था, और 35% कंट्रीब्यूट कर रहा था यहाँ पे न्यू दिल्ली का हॉस्पिटल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3-4 सालों के अंदर ही देखिए यानी Q3 FY25 तक 3 से कंपनी के 5 हॉस्पिटल हो गए। यहाँ पे आपको हल्का सा कंट्रीब्यूशन कुछ हॉस्पिटल का कम होते हुए दिख रहा है क्योंकि बाकी हॉस्पिटल भी काफ़ी बड़े तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने लग गए थे। यहाँ पे आपको ग्रेटर नोएडा का 30% दिख रहा है, न्यू दिल्ली का बढ़ गया था लेकिन 37%, 20% आपको नोएडा का दिख रहा है। और यहाँ पे नई एंट्री हुई ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल की जिसने 5% कंट्रीब्यूट किया कंपनी के रेवेन्यू में। और झांसी और ओरछा में जो इसने हॉस्पिटल खोला यहाँ पे Q3 FY25 तक इसने कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे करीबन 8% के आसपास कंपनी के रेवेन्यू में। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पहला एक्सपेंशन था इसमें आपको हल्का सा टाइम ज़्यादा दिखा था क्योंकि यहाँ पे FY21 में 3 हॉस्पिटल थे और यहाँ पे FY25 तक 5 हॉस्पिटल हुए। लेकिन FY25 से दोस्तों FY26 में 5 से सीधे कंपनी के 8 हॉस्पिटल हो गए हैं। यहाँ पे 3 हॉस्पिटल और ऐड कर लिए कंपनी ने 1 साल के अंदर, और जैसा मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बाकी का हॉस्पिटल भी कंट्रीब्यूट करने लग गए हैं। यहाँ पे दोस्तों न्यू दिल्ली का है 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है, झांसी ओरछा वाले जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 7% के आसपास का, ग्रेटर नोएडा का 27% का, नोएडा का 18% का, ग्रेटर फरीदाबाद का 9% का, और झांसी ओरछा का यहाँ पे 7% का। इसके अलावा जो फरीदाबाद का नया हॉस्पिटल है दोस्तों यहाँ से आपको 5% का कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नया हॉस्पिटल है देखिए अभी इंटीग्रेशन हुआ है जिसका फरवरी 1 को, इसका रेवेन्यू आपको Q4 में जुड़ता हुआ दिखेगा। तब हम चेकआउट करेंगे कि वो इस ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में किस हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंपनी वैसे भी पास्ट में काफ़ी स्पीड से ग्रो की है, लेकिन जो नया हॉस्पिटल है यहाँ पे 1 साल के अंदर जो 3 ऐड किए कंपनी ने, ये ड्राइव करेंगे यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ मोमेंटम को, स्पेशली यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर और फरीदाबाद सेक्टर 20 के अंदर जो अभी से कंट्रीब्यूट करने लगे हैं 9% कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में विद इन द फर्स्ट फुल क्वार्टर ऑफ ऑपरेशंस। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी के एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को भी देखें तो उन्होंने भी काफ़ी बड़े तरीके से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया था और उन्होंने यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ दिखाई थी। अगर आप पास के हॉस्पिटल को भी देखें तो यहाँ पे कंपनी के मेन हॉस्पिटल से भी 33% की आपको रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों किस हिसाब से डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस है कंपनी का, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग यहाँ पे हॉस्पिटल नेटवर्क है कंपनी का। तो अगर आप ओवरऑल चेकआउट करें दोस्तों, जो पास के इसके पहले मेच्योर हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा के, जहाँ पे 400 बेड्स दिखेंगे आपको, 112 ICUs दिखेंगे, या एक्सपेंडेबल किया जा सकता है 600 बेड्स तक।
तो यहाँ पे अभी भी एक्सपेंशन के चांस और हैं। इसके अलावा जो नोएडा का हॉस्पिटल है ये भी पुराना है, 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। यहाँ पे 250 बेड्स है और 81 आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक और पुराना हॉस्पिटल था कंपनी का, नोएडा एक्सटेंशन का, 2019 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये 450 बेड्स का है और 125 आईसीयू बेड्स का। और इसके अंदर दोस्तों कैपेबिलिटी है और एक्सपेंड करने की, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है 450 बेड से 700 बेड्स तक। अब यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में 5 नए हॉस्पिटल जोड़े हैं। सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें, झांसी ओरछा वाला 2022 में इसको एक्वायर किया था, ग्रेटर फरीदाबाद वाला 2024 में, न्यू दिल्ली वाला आपको 2025 में दिखेगा, फरीदाबाद वाला भी 2025 में, और यहाँ पे आगरा वाला भी एक्विजिशन 2025 में हुआ था। लेकिन ये आपको फरवरी 1 से यहाँ पे कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखेगा। तो इसको देख के दोस्तों आप क्लियरली समझ गए होंगे कंपनी किस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी फास्ट स्पीड से एक्सपेंड करी है अपने हॉस्पिटल बिजनेस को। तो ये मैंने दोस्तों आपको कंपनी के एक्सपेंशन जो रिसेंटली हुए हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराई। अब हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी के इस टाइम पे वैल्यूएशंस कितने देखते हैं और कंपनी की मार्केट कैप कैसी है। तो अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की करंटली मार्केट कैप 6242 करोड़ की है। अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंटली कंपनी का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.3 का है। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री को दोस्तों थोड़ा ज़्यादा मिलता है 44 के आसपास का। तो आप लोग को क्लियरली दिख रहा है जो इंडस्ट्री का एवरेज है उससे नीचे कंपनी का पी रेशियो दिख रहा है। आपको दोस्तों एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो एस्टेब्लिश हॉस्पिटल है इस टाइम पे, जो इसके पीयर्स हैं बड़े हॉस्पिटल, उनका पी रेशियो जनरली आपको और भी ज़्यादा दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 14% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का है। पिछले 3 साल की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो आपको करीबन 31.9% की दिखेगी। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 43% की दिखेगी। यहाँ पे अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें दोस्तों तो 0.02 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं सितंबर से दिसंबर के बीच में। अगर आप दोस्तों चेकआउट कीजिए, एफआईआईज ने हल्की सी अपनी होल्डिंग को घटाया है, माइन्यूट सा, यहाँ पे करीबन 6.51% से 6.18%। लेकिन अगर आप पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो ये बढ़ी ही है 4.34% से 6% के आसपास। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप डीआईएस की होल्डिंग को देखें तो सितंबर से दिसंबर में आपको काफ़ी तगड़ा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है डीआईएस की होल्डिंग में। यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग सितंबर में थी 8.71% की, जो दिसंबर के क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ के 11% की हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करीबन 2.5% के आसपास का जंप आता हुआ दिख रहा है डीआईएस की होल्डिंग में। और साथ में जो कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं ये पिछले 3 क्वार्टर में आपको 81,000 से 91,000 और करंटली 96,000 होते हुए दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेकआउट करा है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है। अगर आपको कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट की गाइडेंस जाननी है, तो आप उसके लिए मेरी डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर की कंपनी की एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो ये दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है विंटेज कॉफ़ी। तो विंटेज कॉफ़ी का भी दोस्तों काफ़ी सिंपल बिजनेस है। विंटेज कॉफ़ी यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी स्पेड एड इंस्टेंट कॉफ़ी के अंदर काम करती है, एल्गोमेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी के अंदर काम करती है, और इंस्टेंट यहाँ पे चिकोरी बनाती हुई दिखेगी। इसके अलावा आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिखेंगे अलग अलग पैकेजिंग में, टिन्स में, शैशेज में और पाउचेज में। तो ये कंपनी की पैकेजिंग की रेंज है। और जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया था दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर भी अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो इसके ऊपर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए थे, यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था कि इनकी जो कैपेसिटी होगी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इनकी करंटली जो कैपेसिटी थी दोस्तों 6,500 टन पर एनम की थी, और मैनेजमेंट के मुताबिक ये कैपेसिटी क्वार्टर 4 तक इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि 4,500 प्लस और ऐड होगी यहाँ पे स्पेड ऐड की स्पेशली, और FY26 के अंत तक ये आपको इंक्रीज होकर करीबन 11,000 MTPA की होती दिखेगी। यानी यहाँ पे दोस्तों 6,500 में प्लस होगा 4,500 और टोटल हो जाएगी 11,000। तो ये डिटेल कंपनी ने क्वार्टर 3 में इन्फॉर्म की थी। और कंपनी ने दोस्तों इस फैसिलिटी के अंदर देखिए पहले से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर सिक्योर कर लिए हैं क्वार्टर 4 के लिए। साथ में कंपनी ने इन्फॉर्म किया था इन्होंने इशू कर दिया यहाँ पे परचेस ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, जो सेटअप होगी यहाँ पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में फ्रीज ड्राइड कॉफी के प्लांट के लिए विद इन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 5,500 MTPA। और ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इस टाइम पे प्रोसेसिंग में है। इनके प्लान है यहाँ पे इसको भी जल्दी जल्दी यहाँ पे लगाने के। तो ये डिटेल दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर 3 में मेंशन की थी। लेकिन अभी दोस्तों 4-5 दिनों पहले कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे एक्सचेंजेस को प्रोवाइड किए हैं, जो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के मुताबिक दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर दिया है। तो आप कह सकते हैं करेंटली कंपनी की जो कैपेसिटी है जो एक्सपेंड होने वाली थी ये लाइव जा चुकी है। यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, अपनी कैपेसिटी को करीबन बढ़ाया है 4,500 MTPA, जो पुरानी कैपेसिटी थी 6,500 उससे। अब इसकी अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखें दोस्तों तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जो कंपनी की पहली कैपेसिटी 6,500 मेट्रिक टन की थी, ये इंक्रीज होकर 11,000 मेट्रिक टन की हो चुकी है पर एनम के हिसाब से। और ये कंपनी के लिए काफ़ी मेजर माइलस्टोन है, क्योंकि ये कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट ने कह रखा है
कि यहाँ पे इसका कमेंसमेंट जो हुआ है इस फैसिलिटी का, ये अप्रॉक्सीमेटली 70% यहाँ पे पर एनम के हिसाब से कंपनी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों काफी ह्यूज इंक्रीज है। यहाँ पे कंपनी की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ये आपको 70% इंक्रीज होती हुई दिख रही है। और ये सारा जो एक्सपेंशन हुआ था ये कंपनी ने फंड किया था इंटरनल एक्रूअल्स के द्वारा, जो यहाँ पे क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, रोबस्ट कैश फ्लो को और कमिटमेंट को यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ के। तो ये एक्सपेंशन भी दोस्तों कंपनी की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कंपनी ने यहाँ पे 4-5 दिनों पहले अनाउंस किया है, जो करंटली यहाँ पे लाइव जा चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रोडक्शन होगा इसका सही मायने में आपको पॉजिटिव इंपैक्ट आता दिखेगा Q1 FY27 से। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के चेयरमैन इस टाइम पे मिस्टर बालकृष्ण, इन्होंने क्या कमेंट किया यहाँ पे रिसेंटली जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही है इसको लेके भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जनरली देखिए हमें इस तरह की अपडेट्स रिजल्ट में ही देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, अभी कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे 5-6 दिनों पहले इन्फॉर्मेशन है। तो इनके मुताबिक यहाँ पे जो कॉफी इंडस्ट्री है ये लार्जली अनइफेक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि जो रिसेंट यहाँ पे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पे मेजर जो प्रोडक्शन नेशन है दोस्तों, इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नेशन इस टाइम पे इस रीजन के आसपास नहीं है। तो जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है ये रोबस्ट है अभी भी, और कंपनी लगातार एफर्ट कर रही है यहाँ पे मैनेज करने के लिए सप्लाई चेन को भी, जो इंश्योर होते हैं यहाँ पे टाइमली मैनर पे डिलीवर करने के लिए अपने कस्टमर्स को। तो ऑन कस्टमर साइड दोस्तों यहाँ पे डिमांड जो है अभी भी रोबस्ट है मैनेजमेंट के मुताबिक, और विंटेज कॉफी यहाँ पे कमिटेड है मेंटेन करने के लिए अपनी क्वालिटी को और सप्लाई करने के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट करें यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है अभी कुछ ही दिनों पहले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को। तो दोस्तों ये यूटिलाइजेशन का ग्राफ आपको क्लियरली बताएगा कि कंपनी को यहाँ पे एक्सपेंशन की क्यों जरूरत थी, क्योंकि डिमांड काफी हाई थी। अगर आप देखें यहाँ पे जो कैपेसिटी है यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर से डिनोट की गई है और यूटिलाइजेशन डार्क ब्राउन से। तो Q3 FY26 में यानी पिछले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी की जो कैपेसिटी थी ये देखिए करीबन 1700 के आसपास थी, और जो यूटिलाइजेशन था ये आपको करीबन 1695 का दिख रहा था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं लगभग यहाँ पे पूरी कैपेसिटी अपने फुल पे चल रही थी। तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी के लिए बहुत जरूरी था, और डिमांड दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कंपनी ने यहाँ पे 70% प्लस कैपेसिटी को अपने एक्सपेंड किया है। तो कंपनी का प्रोडक्शन भी आपको 70% यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो ये ग्राफ भी आपके लिए देखना इसलिए जरूरी था जिससे आपको पता चले कि किस हिसाब से कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पे करना काफी जरूरी था, क्योंकि डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग थी और कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पे फुल पे चल रही थी। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस लिए इंपॉर्टेंट था कंपनी के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी को मदद करेगा करंट मार्केट्स के अलावा नई मार्केट्स में भी एंटर करने के लिए। तो करंट मार्केट्स दोस्तों अगर आप देखें कंपनी की, साउथ ईस्ट एशिया है, रशिया है, CIS रीजन है, यूरोप है, अफ्रीका है। तो कंपनी ने यहाँ पे एंटर किया है रशिया और CIS रीजन में। इन कंट्रीज में यहाँ पे कंपनी ने स्पेंड किया है 12 मंथ्स बिल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस को। इसके अलावा इसने ऐड किया यहाँ पे अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर भी प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे फॉर पाउडर कॉफी, जो हेल्प कर रहा है कंपनी को इंक्रीज करने के लिए अपने मार्जिन को। इसके अलावा कंपनी एक्सपेंड कर रही है दोस्तों यूरोपियन और यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन मार्केट्स में भी, यहाँ पे हाईएस्ट पर कैपिटा कॉफी कंजम्पशन है जिनका। तो यही कारण था कंपनी का जो पहला इस टाइम पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेस था, ये आपको यूरोप, सेंट्रल अमेरिका ये रीजन दिखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहीं कंज्यूम की जाती है। अब दोस्तों कंपनी देखिए यहाँ पे नए एक्सपेंशन के थ्रू नई मार्केट्स में एंटर करना चाहिए। ये नई मार्केट्स आपको दिखेंगी यहाँ पे USA के अंदर भी, न्यूजीलैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। यहाँ पे कंपनी प्लान करी है अग्रेसिवली एक्सप्लोर करने के लिए USA को। और USA दोस्तों इस टाइम पे नंबर 1 कंज्यूमर मार्केट है कॉफ़ी की, तो USA में और भी बड़े तरीके से एक्सपेंड करना कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा। इसके अलावा कंपनी इस एक्सपेंशन के थ्रू न्यूजीलैंड की मार्केट में और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में भी आपको एंट्री करती हुई दिखेगी। तो दोस्तों मार्केट स्ट्रेटेजी है कंपनी की एक्सपेंशन के बाद जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों करंटली कंपनी की मार्केट कैप क्या है और उसके वैल्यूएशन कैसे दिखते हैं। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 925 करोड़ की है। कंपनी का स्टॉक का पी अगर आप देखें 28.8 का है। अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो 25.5 का है। इसके अलावा दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 104% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 72% की है। तो काफ़ी फास्ट स्पीड से आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है, तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों पिछले 2-3 क्वार्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो थोड़ी कम हुई है, 38% से 34% हुई है, लेकिन यहाँ पे लगातार आपको FIIs और DIIs अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे DIIs जो है अपनी होल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। अगर आप DIIs की होल्डिंग देखें यहाँ पे दिसंबर 24 से इस दिसंबर 25 में यानी 1 साल के अंदर, तो 1.37% से इंक्रीज होकर 1.86% हुई, फिर 2.55%। इसके बाद सितंबर में सडन जंप आया 6.26%, और करंटली दिसंबर में भी माइनस से इंक्रीज हुई है 6.27%। तो यहाँ पे पिछले दोस्तों 5 क्वार्टरों में DIIs ने लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है कंपनी में। इसके अलावा अगर आप FIIs की होल्डिंग देखें तो FIIs भी दोस्तों लगातार इंक्रीज कर रहे थे अपनी होल्डिंग को।
यहाँ पे अगर आप देखें 2.25 से 3.42, फिर 3.36, 3.88, इसके बाद आपको यहाँ पे सितंबर में इनकी और बढ़ती हुई दिखी थी 5.28। यहाँ पे माइन्यूट से दोस्तों डिक्रीज दिख रहा है आपको दिसंबर में, क्योंकि आप सब लोग को पता है दोस्तों इंडिया में जो FIIs है वो काफ़ी कंपनीज में अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों पिछले 2 क्वार्टर में ओवरऑल जो होल्डिंग है ये आपको इंक्रीज ही दिख रही है, क्योंकि जून 25 में 3.88% की होल्डिंग थी और अभी दिसंबर में भी होल्डिंग 4.38% की है। इसके अलावा कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है दोस्तों ये आपको 30,000 से इंक्रीज होकर 38,000 होते दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको चेकआउट करें यहाँ पे विंटेज कॉफी में किस हिसाब से चेंजेस आए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी की ग्रोथ के लिए, जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी था। अब हम चलते हैं दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऊपर तो वैसे मैंने आपके लिए एक डिटेल वीडियो पहले से बना रखी है, फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ कंपनी के बारे में। तो कंपनी दोस्तों करंटली एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कंपनी है और काफ़ी चीज़ों में इस टाइम पे इसकी लीडिंग पोजीशन है। यहाँ पे पहली कंपनी थी जिसने लॉन्च किया था टाइप 4 यहाँ पे कंपोजिट सिलेंडर्स को फॉर LPG CNG, इसके अलावा हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट कंपोजिट सिलेंडर मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में। इसके अलावा दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट ये MOX फिल्म मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे मेजर प्लेयर है कंपनी इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए HDPE पाइप्स की इंडिया में। इसके अलावा डोमिनेंट यहाँ पे कंपनी की पोजीशन है, करीबन 55% का मार्केट शेयर है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के अंदर, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है लार्ज साइज के प्लास्टिक ड्रम्स की। तो यहाँ पे दोस्तों खाली इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पे भी डोमिनेट कर रही है कंपनी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी जिन 11 देशों में काम करती है उनमें से 9 में मार्केट लीडर है, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग के लिए एक और चीज़ देखना जरूरी है, ये पहली कंपनी बनी थी जिसने लॉन्च किया था यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे बल्क कंटेनर्स को, जिसे आप IBC कह सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे इसके अंदर कंपनी थर्ड लार्जेस्ट IBC मैन्युफैक्चरर है। तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है पैकेजिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनी कैसे डोमिनेट कर रही है इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पे अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के अंदर कंपनी बनाती है ड्रम्स और कंटेनर्स, जेरी कैंस, और यहाँ पे उसके अलावा कोनिपेक्स पेल्स। इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट में देखें तो HDPE पाइप्स और एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। इसके अलावा दोस्तों वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, और कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करी है जिससे इसके मार्जिन इंप्रूव हो। तो यहाँ पे कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग और कंपोजिट IBCs के अंदर काम कर रही है, कंपोजिट प्रोडक्ट्स बना रही है जो LPG CNG और ऑक्सीजन के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा MOX फिल्म बना रही है जिसकी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट टाइप पे मैन्युफैक्चरर है। इसके बाद हाईटेक प्रोडक्ट देखेगा कंपनी के तो यहाँ पे DEF कंपनी यूरिया टैंक्स बना रही है, कंपोजिट एयर टैंक्स बना रही है, और लास्टली यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल टैंक्स बना रही है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का आपको दिखेगा यहाँ पे क्लियरली किस हिसाब से इनोवेशन पे फोकस है, क्योंकि दोस्तों पहली कंपनी है जिसने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अचीव किए थे। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें पहली कंपनी बनी है जिसने लॉन्च किया था PE ड्रम्स को रिप्लेस करके स्टील्स को। इसके अलावा पहली कंपनी बनी है जिसने लॉन्च किया था ट्यूबुलर जेल बैटरीज को। पहली कंपनी बनी है जिसने लॉन्च किया था एंटी स्प्रे रेन फ्लैप्स को। इसके अलावा पहली कंपनी है जिसने प्लास्टिक फ्यूल टैंक्स बनाए थे CVs के लिए। यहाँ पे पहली कंपनी है जिसने लॉन्च किया था IBCs को। फर्स्ट कंपनी है जिसने लॉन्च किया था कंपोजिट गैस सिलेंडर को, और पहली कंपनी है जिसे रिसीव हुआ था अप्रूवल फॉर कंपोजिट सिलेंडर्स फॉर हाइड्रोजन। तो ये आप लोग को क्लियर दिखाता है कि कंपनी यहाँ पे खाली इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में नहीं इनोवेशन में भी लीडिंग पोजीशन रखती है। अब दोस्तों हम चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में जिसके लिए आज की मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए, वो है यहाँ पे एक्सपेंशन का फेज। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे 25 मार्च को इंपॉर्टेंट फाइलिंग की है जिसमें हमें पता चला था कि कंपनी की काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे कैपेसिटी एक्सपेंड हुई है। तो अगर आप इसकी डिटेल देखें तो कंपनी ने यहाँ पे कंप्लीट किया है ड्यूरिंग Q4 FY26। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखेगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट प्रोडक्ट्स फॉर गैस डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमोटिव सेक्टर। इसके अंदर आपको CNG हाइड्रोजन स्टैंडअलोन सिलेंडर दिखेंगे और कैस्केट्स दिखेंगे। इसकी लोकेशन आपको दिखेगी यहाँ पे मोरई के अंदर नियर वापी गुजरात। यहाँ पे आपको इसकी डिटेल अगर आप देखें फुली ऑटोमेटेड यहाँ पे इंपोर्टेड प्लांट है, यहाँ पे कमीशन किया गया है दोस्तों अंडर फेज 1। यहाँ पे आपको 600 कैस्केट की कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखेगी और टोटल जिसके अंदर आपको 36,000 सिलेंडर्स दिखेंगे। यहाँ पे एट साइट अगर आप देखें जो फेज 2 होगा ये इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ये कंपनी के यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को, जो ऐड करेगा यहाँ पे 480 कैस्केट्स को, और इसके बाद यहाँ पे कंपनी की टोटल कैपेसिटी आपको होती दिखेगी 66,000 सिलेंडर्स की। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसके बेनिफिट्स देखें तो कंपनी के मुताबिक पहला बेनिफिट है कॉस्ट सेविंग। यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी ऑफ एक्सपर्ट यहाँ पे मैन पावर एट वन लोकेशन, इंप्रूव्ड यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, यहाँ पे फीड अप स्पेस होगी एट द मन फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट एक्सपेंशन। तो ये मैंने आप लोग को पहली अपडेट दी। अब हम चलते हैं सेकंड अपडेट में। सेकंड अपडेट है दोस्तों यहाँ पे ग्रीनफील्ड रिसाइकलिंग प्लांट की। यहाँ पे टाइम इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो इसकी होली ओन सब्सिडी है, इसकी लोकेशन आपको दिखेगी यहाँ पे नियर वापी गुजरात में। यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है फुली ऑटोमेटेड रिसाइकलिंग प्लांट को। इस फैसिलिटी की जो एनुअल कैपेसिटी होगी दोस्तों यहाँ पे आपको 12,000 मेट्रिक टन की दिखेगी।
और ये होगा फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। ये केटर करेगा यहाँ पे वेस्टर्न रीजन को और मार्क करता है कंपनी के लिए यहाँ पे पहला प्लांट। कंपनी का यहाँ पे जो प्लान है दोस्तों, इसको इंक्रीज करके 3 रिसाइकलिंग प्लांट तक ले जाने का है। तो यहाँ पे कंपनी ने पहले प्लांट से शुरुआत कर दी है अभी करंट एक्सपेंशन में, जो कंपनी ने 25 तारीख को इन्फॉर्म किया है, तो ये आपको कंप्लीट होती दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट का दूसरा पार्ट था ग्रीनफील्ड रिसाइकलिंग प्लांट के बारे में, कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अपडेट का थर्ड पार्ट दिखेगा आपको, ब्राउनफील्ड ऑटोमेटेड इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स की कैपेसिटी का। तो ये फैसिलिटी आपको आती हुई दिख रही है सिलवासा में फेज 1 में, यूनियन टेरिटरी है जो वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। इसकी अगर आप डिटेल देखें तो उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट किया है फुली ऑटोमेटेड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन को एट सिलवासा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईबीसी। और जैसा मैंने आपको दोस्तों इससे पहले दिखाया था, आपके लिए देखना जरूरी था कि जो आईबीसी है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, और कंपनी की यहाँ पे यही स्ट्रेटेजी है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की जो यहाँ पे कंपनी का पोर्टफोलियो है उसको इंक्रीज करे, उसके रेवेन्यू को कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में और बढ़ाए, जिससे यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आए। तो कंपनी ने यहाँ पे इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए ये एक्सपेंशन किया है नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का आईबीसी की। यहाँ पे फैसिलिटी दोस्तों अब जो इंस्टॉल हुई है इसकी एनुअल कैपेसिटी बढ़ के हो गई है 1,50,000 आईबीसीज की। और यहाँ पे जो फेज 2 का वर्क है इस टाइम पे स्टार्ट हो चुका है, ये एक्सपेक्टेड है कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑफ FY 26-27 तक। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी दोस्तों पोस्ट कंप्लीशन फेज 2 के बाद, ये आपको दिखेगी यहाँ पे 3 लाख आईबीसीज की। तो अभी तो दोस्तों नई कैपेसिटी देखिए 1,50,000 की हुई है, और यहाँ पे आपको FY 26 से FY 27 तक ये करीबन 3 लाख की होती दिखेगी। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे एनहांस करेगी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, यहाँ पे कंपनी स्ट्रेंथन करेगी अपनी प्रेजेंस को इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सेगमेंट में, इंप्रूव करेगी सप्लाई की रिलायबिलिटी को कस्टमर्स की, और ये सपोर्ट करेंगे कंपनी के फ्यूचर की रेवेन्यू की ग्रोथ को भी। ये मैंने आपको थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट दिखाई यहाँ पे ब्राउनफील्ड ऑटोमेटेड इंटरमीडिएट बल्क पैकेजिंग की जहाँ पे फैसिलिटी है जो कंपनी ने खोली है इससे रिलेटेड। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट में। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट में आपको दिखेगा ब्राउनफील्ड यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ पीई पाइप्स। इसकी लोकेशन आपको नियर चेन्नई तमिलनाडु में दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है ये आपको फैसिलिटी यहाँ पे कंप्लीट होती दिख रही है सक्सेसफुली, जो एनहांस करेगी यहाँ पे कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी और एड्रेस करेगी यहाँ पे स्पेस के कंस्ट्रेंट को। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड शेड है इसको डेवलप किया गया है, यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखेगी। तो जो एग्जिस्टिंग दोस्तों शेड होगा ये तो कंटिन्यूसली यहाँ पे फोकस रखेगा पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन जो एडिशनल यहाँ पे शेड है यहाँ पे इसकी स्पेस में आपको फोकस होता हुआ दिखेगा पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर, और कंपनी फर्दर भी फ्यूचर में इसमें आपको एक्सपेंशन करती हुई दिखेगी। तो दोस्तों इसके बेनिफिट क्या होंगे, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, ऑपरेशनल जो सेग्रीगेशन है इसके अंदर एनहांस होगा यहाँ पे थ्रू आउटपुट। इसके अलावा जो स्पेस है ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगी, तो ऑप्टिमाइजेशन होगा यहाँ पे, और ये प्रोवाइड करेगा यहाँ पे स्केलेबिलिटी सपोर्ट करने के लिए फ्यूचर की ग्रोथ को। और लास्टली दोस्तों रिड्यूस करेगा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी 4 पार्ट में जो कंपनी ने यहाँ पे डिवाइड करके एक्सचेंजेस को यहाँ पे प्रोवाइड की 25 मार्च को। तो काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन को लेके, और ये आपको क्लियरली दिखाता है कंपनी के हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर फोकस करी है लगातार एक्सपेंशन की। कंपनी पहले से ही ग्लोबल लेवल पे लीडर है काफ़ी चीज़ों में, और कंपनी यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ऐड करी है और उसके शेयर को बढ़ा रही है, जिससे कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो पाए। अब दोस्तों हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को और इसके करंट वैल्यूएशंस को। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 8,335 करोड़ की है, ये भी एक स्मॉल कैप है। तो तीनों आज की कंपनियां स्मॉल कैप है। स्टॉक का पी 18.7 का है, इंडस्ट्री का पी 20 का है। तो करंटली दोस्तों जो इंडस्ट्री का पी है इससे आपको नीचे दिख रही है 18.7 पे, और आपके लिए ये भी देखना जरूरी है दोस्तों ये जो पी है इंडस्ट्री का ये एवरेज है, और यहाँ पे करंटली कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर लीडर है। तो लीडर होने के बाद भी कंपनी का इंडस्ट्री के एवरेज से नीचे है पी। इसके अलावा दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.2 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 14.4% की है, पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 27% की है। तो पिछली 2 कंपनियों से दोस्तों कम स्पीड से ग्रो करी है, और जो इसके आपको यहाँ पे क्लियरली पी में भी दिख रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी जो एवरेज है वो कम है काफ़ी, लेकिन कंपनी करेंटली यहाँ पे मार्केट लीडर है। इसके अलावा अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.22 का है, तो इस कंपनी में भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे बाकी 2 कंपनीज की तरह ही इसमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चेंजेस आए हैं। यहाँ पे अगर आप FIS की होल्डिंग चेकआउट करें दोस्तों तो ये लगातार आपको बढ़ती हुई दिख रही है, और ये सितंबर से दिसंबर में यहाँ पे इंक्रीज होती दिख रही है। 8.41% जो सितंबर 25 में थी ये इंक्रीज होकर 11.66% हुई है। इसके अलावा दोस्तों सिमिलरली जो DIs की होल्डिंग थी सितंबर में 13.18% की, ये इंक्रीज होकर 16.70% की हुई है। तो बोथ FIS और DIs ने दिसंबर में अपनी होल्डिंग को इस कंपनी के अंदर इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे दोस्तों FIS का स्टेक था सितंबर में कंबाइंड रूप से अगर आप इसे देखें तो 21% से ऊपर का था, ये आपको अब इंक्रीज होकर दिसंबर में कंबाइंड रूप से 28% से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली 7% से ऊपर का इंक्रीज दिख रहा है आपको FIS के स्टेक में दिसंबर में। इसके अलावा अगर आप चेकआउट करें टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी में तो 1,44,000 से इंक्रीज होकर 1,49,000 जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी, और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है।
हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस रिटर्न पड़ सकता है। इसलिए आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। तो होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।